नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह पर रिटायर्ड प्राचार्य व भूगोलवेत्ता डॉक्टर सत्यवीर यादव का उद्बोधन। संतोष मेमोरियल पुनर्वास एवं शोध केंद्र नारनौल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह का आयोजन। मान और सम्मान के योग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर यादव जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री जेपी कौशिक साहब, शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आर यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आज आपको मालूम ही है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा, जो पहले बंगाल में ही हुआ करता था, आज अलग है, कटक उड़ीसा में है, तो उस वक्त बंगाल में ही था, बंगाल के राज्य में ही था ये क्षेत्र। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं शुरू से लेकर के उनके संघर्ष के बारे में तरतीब वाइज, डेट वाइज मैं बताऊंगा। उनका कितना जज्बा था देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके कर्तव्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे और उनके दोनों के विचारों से ही आगे उन्होंने संघर्ष सीखा। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, 200 साल तक हमारे देश में अंग्रेज राज कर गए, इससे पहले लगभग 800 साल तक मुगल राज कर गए और उनके मन में पीड़ा थी कि भारत माता के लिए मैं उनके संघर्ष की कहानी बताऊंगा। शुरू से एजुकेशन स्टार्ट की और आईसीएस तक की कहानी बताऊंगा पहले मैं, उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में कैसे वो एंट्री की उन्होंने, पॉलिटिकल में कैसे एंट्री की और उसके बाद में क्या क्या उन्होंने 1943 के बाद में क्या किया और लास्ट के अंदर जो है कैसे, ये सारा मैं इतिहास सारा दोहराना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे वीर रहे इस देश के अंदर। आप जैसे विद्यार्थी थे वो। सबसे पहले 1915 के अंदर उन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया था प्रेसिडेंसी कॉलेज से। 1916 में उन्होंने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया, लेकिन वहां ब्रिटिश प्रोफेसर और स्टूडेंट्स में आपस में कोई झगड़ा हो गया। उनका नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आगे आए, लेकिन उनको वहां से रस्टिकेट कर दिया गया, यानी कि वहां से स्कूल कॉलेज से उनका नाम काट दिया गया। उसके बाद में वहीं से उनकी पीड़ा स्टार्ट हो गई थी। 1917 में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और 1919 तक उन्होंने अपना बीए ऑनर्स क्लियर कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ और यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड पोजीशन उन्होंने प्राप्त की। तो इससे पता तो चलता है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और इसके साथ साथ शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ घृणा हो चुकी थी। उसके बाद में 1920 के अंदर वो इंग्लैंड चले गए आईसीएस करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और उन्होंने 1919 में चले गए थे वैसे तो, तुरंत ही ग्रेजुएशन करने के बाद में, और 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की और जो है इंग्लिश में सबसे टॉप रहे और टोटल कैंडिडेट्स में चौथा स्थान ग्रहण किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी नॉलेज के बारे में, एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, यानी कि पूरे इंग्लैंड को छोड़ दिया, पूरे ब्रिटेन को छोड़ दिया और चौथा, और इंडिया के जो पार्टिसिपेंट थे उनमें भी टोटल जो है चौथा स्थान ग्रहण किया। तो इसके नॉलेज के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कितने एडवांस होंगे पढ़ाई में। उसके बाद में यहां 1921 के बाद में उन्होंने देखा कि उनके विचार जो है, महर्षि दयानंद के विचार उन्होंने पढ़ रखे थे
और उनके दिमाग में बार बार ये आ रही थी बातें कि भाई मैं, महर्षि दयानंद के विचार ये थे कि अंग्रेजों को भगाओ, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में कहा था मजबूती के साथ कि हमारा स्वराज होना चाहिए, चाहे कैसी भी हो, विदेशी शक्ति नहीं होनी चाहिए। और उनके खिलाफ खूब लोगों को जो है तैयार किया था। और उस वक्त के बाद में 1857 की क्रांति के बारे में उनको अच्छी तरह से याद था, और वही बातें उनके दिमाग में घर कर रही थी। आईसीएस होने के बाद में क्या करूंगा, मैं गुलामी करूंगा उनकी या महर्षि दयानंद के विचारों को पालूंगा। तो उन्होंने कहा कि विचार बड़े होते हैं, विचार कभी मरते नहीं है, और मैं आज से ही एक प्रण करता हूं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था आईसीएस से, जबकि इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ना कोई आसान नहीं होता। पहले तो बात है कि तैयारी करके विदेश में जाकर के तैयार करना आसान नहीं होता है। फिर भी उनके मन में आया, उन्होंने अपने एक पत्र लिखा वहीं इंग्लैंड से ही, अपने घर वालों को लिखा कि भाई मैं कंफ्यूज हूं कि मैं नौकरी करूं या नहीं करूं। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरे सिद्धांत के विचार जो है आड़े आते हैं, और उसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो उसके लिए उसकी मदर ने पूरा सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा मेरे बेटे ने जो कहा है उसको मैं सही मानती हूं। और उसके बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन तुरंत दे दिया सेक्रेटरी को। उसके बाद में उन्होंने तुरंत जो है देखा कि जो ही वो आईसीएस के बाद में इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे, आते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया बिना कारण के। उसके बाद में उन्होंने एंट्री पॉलिटिक्स में कर ली। 1921 के अंदर आते ही महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी ने उन्होंने कहा, बाबू चित्तरंजन दास से मिलने के लिए कहा। वो स्वराज के जो है एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने एक अलग से पार्टी बना रखी स्वराज की। उन्होंने कहा भी आप उनसे मिलिए, तो उन्होंने उनके साथ कार्य करने शुरू कर दिया। और महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो उसी वक्त था, उन्होंने उसका सहयोग किया। और उसके बाद में उन्होंने स्वराज के पार्टी के अंदर जो है अपना, कांग्रेस के अंदर रहते हुए स्वराज उनका जो दिमाग में भर रही थी कि मैं उस तरह से कार्य करूंगा, उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद में यहां 1924 के अंदर इलेक्शन होता है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसमें उन्होंने स्वराज पार्टी अपने अलग से खड़ी करी, और कांग्रेस की नहीं, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी खड़ी करी। उसके अंदर जो है उनकी विजय हासिल हुई, और बाबू चित्तरंजन दास जो है वहां के मेयर बने, और खुद जो है उनको सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा। और उन्होंने वहां पर जो है जो नौकरियां, कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने, और जो है उधर जवाहरलाल और दोनों साथ ही जनरल सेक्रेटरी बने। इसके बाद में 1930 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको, क्योंकि बाबू चित्तरंजन दास एक्सपायर हो चुके थे, तो मेयर का इलेक्शन लड़ना था, तो उन्होंने जो है जेल में रहते हुए मेयर का इलेक्शन जीता। यानी कि पग पग पर जो है उनको जेल दी गई अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में वहां 26 जनवरी 31 को वो अपना झंडा लेकर देश का और मार्च कर रहे थे, पीछे पीछे पब्लिक हो रही थी, तो उनको तुरंत वहां गिरफ्तार कर लिया गया और लाठीचार्ज कर दी गई। उसको वहां पर जो है, उसके बाद में ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हो गई। तो उनके दिल में एक हो गया भी अब जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ देश को आजाद करने को सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। और एक एक मिनट को उन्होंने इस्तेमाल किया, एक एक मिनट को, मतलब इतना जबरदस्ती जो है समय का सदुपयोग उन्होंने किया। अगर आप सारे के सारे विद्यार्थी अगर उनके संघर्ष की प्रेरणा लेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी असफल हो ही नहीं सकता। उन्होंने कितने कठिनों के साथ, हमेशा सफलता मिलती है कठिनाइयों के साथ मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई समझे कि भाई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या कोई होती है, आसानी से कोई मिलती है तो उसमें प्रोग्रेस नहीं होती, किंतु उन्होंने जितनी कठिनाइयां झेली उतना ही देश के प्रति जागरूकता उनके पास पैदा हुई। उसके बाद में 1932 से 36 तक वो यूरोप में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो वहां पर जो है इटली, जर्मनी में रूडोल्फ हिटलर थे, और आयरलैंड, फ्रांस, इनके लीडर से मिले ताकि मेरे देश की आजादी के लिए आप मुझे मदद करो। अब आप लगा सकते हैं एक इतना नौजवान जो आज भी हम इतना काम नहीं कर सकते, जो विदेश के अंदर चले जाए, कितनी कठिनाइयों से जाता है। ऐसा नहीं होता है हम कह दें हवाई जहाज में गए, ऐसा नहीं है। उनको पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ेंगे तो डिटेल से आप पढ़ेंगे तो वहां से घर से निकले और पैदल अफगानिस्तान में गए, अफगानिस्तान से
रशिया गए, रशिया से फिर यूरोप के अंदर पहुंचे हैं वो। तो इतना कठिन था। हम तो यूं मानते हैं सब जैसे बड़े आराम से उनको फैसिलिटी मिली थी, ऐसा नहीं है। छुप छुप के गए हैं। जहां ब्रिटेन वाले इतने उसको कठोर जो सजाएं देते थे और वो छुप करके ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां उनसे मिले और उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया। लेकिन कुल मिलाकर के यह भी जो वो चाहते थे भी सेना के साथ मदद करें, वो उनको वहां से मदद नहीं मिल पाती। वो चाहते थे मुझे फोर्स दो ताकि हम उसके साथ यंत्रों से लड़ाई करें, मिसाइल से लड़ाई करें, हथियारों से लड़ाई करें, ये चाहते थे। किंतु उसके बाद में 32-36 के बाद में वहां 1938 में वो वापिस आए इंडिया के अंदर और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद में 1939 के अंदर यहां प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये हरिपुर जो है एक अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर जो है उन्होंने 1938 के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनका असली चुनाव कब हुआ था? 1939 में होना था, जिसके अंदर वोटों के द्वारा उनका इलेक्शन होना था। उसमें महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था उसके लिए, चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए। उसका नाम था, हमारा जो था नाम 1939 में सीतारमैया को जो है उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने फॉर्म भर दिया अपने, जो सुभाष चंद्र बोस ने भी फॉर्म भर दिया। तो उसमें विजय किसकी हुई? सुभाष चंद्र बोस की हुई और वो प्रेसिडेंट कांग्रेस के बन गए। लेकिन एक तरफ जो है महात्मा गांधी उनको चाहते नहीं थे, आप लगाइए अंदाजा। बनने के बाद में उनसे कंपेल्ड किया गया कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने रिजाइन देना पड़ा। क्यों? मेजोरिटी के अंदर नहीं चाहेंगे तो भाई क्या करें। वो चाहते देश के लिए मेरे को पावर मिले और मैं देश को एक करूं, और तुरंत जो है इन अंग्रेजों को तुरंत वो चाहते तुरंत कोई पब्लिक में अवेयरनेस ला करके इनको भगाया जाए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने वो कहा कि ये बात नहीं बढ़ेगी, तो उन्होंने पड़ा तुरंत जो है 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बना लिया, अलग पार्टी बना ली, ताकि मैं अपनी इंडिपेंडेंट जो कार्य कर पाऊं, किसी के प्रेशर में नहीं कर पाऊं। इस तरह से आजाद नहीं होगा जिस तरह हम सोचते हैं कि आरामदारी से बैठे रहे और देश आजाद हो जाएगा। देश आजाद जब होगा जब हम संघर्ष करेंगे, युद्धों के साथ लड़ाई करेंगे, बातों से नहीं होगा। यहां उसके बाद में 1941 के अंदर उन्होंने स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र रेडियो जर्मनी के स्थापित कर दिया। वहां जाते ही उनकी गवर्नमेंट से मिले और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूं। उन्होंने उनको कहा कि जर्मनी के अंदर कि आप अपना स्वतंत्र केंद्र खोल लीजिए और स्वतंत्र रेडियो भी खोलिए, ताकि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो आसानी से जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो इतना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1943 के अंदर वो जो है वहां से उनको पता चल गया था कि वहां यूरोप के कंट्री से मदद नहीं मिलने वाली है जैसे चाहते हैं, तो वो उन्होंने वहां से वो नेवी के द्वारा, पानी के द्वारा होते हुए और 1943 के अंदर वहां जापान के अंदर चले गए और जापान से वहां के जो राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे उनसे मदद मांगी कि भी हमें। तो जापान ने युद्ध के अंदर इंग्लिश के जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके सैनिक पकड़े थे। उसमें जो हमारे भारत के जो सैनिक थे उनको पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा अभी आप इनको भर्ती कर लो। तो उसमें जो पकड़े हुए व्यक्ति थे, जापान ने जो भारत के सैनिक पकड़े हुए थे उनको वहां पर जो है उसकी सेना में एडमिशन, जिसमें 35,000 व्यक्ति जो है उनके तुरंत आ गए भी हम लड़ेंगे, आप नेतृत्व करेंगे। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जापान ने। उसके साथ साथ ही और उन्होंने वहां जापान ने भी साथ दिया और उनके पास 35,000 अपने आदमी हो गए और उन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर जाकर के अपने हथियार लेकर के अंग्रेजों को तुरंत भगाया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर उन्होंने अपना झंडा फहराया और एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। उसका नाम रखा आजाद हिंद गवर्नमेंट। एक तो आजाद हिंद फौज तो गठित कर ली थी, उसके बाद आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया और जम्मू और कश्मीर JNK सॉरी ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और अपना झंडा फहरा दिया देश का। तो ये थे तगड़े का आदमी। और उन्होंने उसके बाद में जो है वहां के द्वीप थे अंडमान के और निकोबार के, उन्होंने उसके नाम रखे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। देखो उनके मन में देखिए देश के प्रति कितनी जबरदस्त बातें भर रही थी कि भाई मुझे देश के एक एक व्यक्ति के जो पुराने नाम उनको हटाओ और नए वाले लगाओ कि किस देश के लिए आजाद। उसके बाद में वहां पर जो है 1944 के अंदर आ जाते हैं, आजाद हिंद फौज अराकान में पहुंच जाती वापिस, ताकि वो अभी अंडमान तो ले लिया हमने और अब जो है यहाँ पर इम्फाल से नीचे पहाड़ी थी, इम्फाल चलते चलते आगे दिल्ली को जाना था कूच करने के लिए, तो वहां पर इम्फाल में गए और इम्फाल में वहां पर लड़ाई की और लड़ाई करके और वहां के ब्रिटेन के जो शासक थे
उनकी मिलिट्री थी, उनको हराया और हरा करके कोहिमा के अंदर उन्होंने जज्बे के साथ जो है उसको जीत हासिल कर ली। उसके बाद में उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब ये आजाद हिंद फौज की सेना गठित की थी तो। और उसके बाद में और जय हिंद का नारा भी उन्होंने दिया था। तो उससे क्या है, ऐसे नारों से उनके अंदर जोश की भावना भर गई और जोश की भावना भरने से एक एक व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार हो गया था। और उसके बाद में देखेंगे कि 1944 में जब वो लड़ाई कर रहे थे तो कोहिमा जीत लिया था और आगे बढ़ना चाहते थे। अचानक जो है 1945 के अंदर एटम बम पड़ जाता है जापान के अंदर, जब उनका सहायक जो देश था, और अचानक जो ऐसी स्थिति के अंदर उनके पास कोई समय नहीं बचा। फिर भी वो चाहते थे भी अब एक मिनट भी हमने वेस्ट नहीं करना है। और वो यान से, हवाई जहाज से जो मंचूरिया जा रहे थे, जो जापान का क्षेत्र कब्जे किया हुआ था, ताकि वहां से हम सपोर्ट ले। तो उस वक्त जो जाते जाते 18 अगस्त 1945 को जहाज क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल के, उनके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उसके स्लोगन्स क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ INA, आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 की, जो बहुत बड़ा करिश्मा था। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर की। उसके बाद में ग्लोबल सपोर्ट ली उन्होंने, यूरोप के अंदर गई और जापान के अंदर गई, और उनके पास जो लगभग 11 देश ऐसे थे जिन्होंने उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। उस वक्त आप लगा सकते हैं, उस वक्त ऐसे हालात के अंदर कौन सपोर्ट कर सकता है, किंतु उनकी ताकत थी कि उनको एक एक सामने जाकर के, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सपोर्ट ना कर पाए, इतने आदमी। उसके बाद में उन्होंने जो है वहां के किन किन व्यक्तियों को देशों ने सपोर्ट की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, जापान, बर्मा, थाईलैंड और 2-3 और हैं इस तरह से। और इंस्पायरेशन लीडरशिप, उनके अंदर प्रेरणा भरी हुई थी, लीडरशिप बहुत ताकत थी उसके अंदर। जो भी भाषण देते थे उनको किसी की हिम्मत नहीं है वो मर मिटने तैयार ना हो जाए। और उसके बाद में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक जो है वहां आजाद हिंद फौज की जो है एक टुकड़ी बनाई, रेजिमेंट जो है बनाई, ताकि ये नहीं हो कि हम व्यक्ति लड़ सकते हैं, आदमी, रानी झांसी रेजिमेंट उसका नाम दिया गया, ताकि वुमेन्स भी उसमें शामिल हो सके और देश के लिए कुर्बान हो सके और अपना सहयोग दे सके। उसके बाद में उनके मेन स्लोगन जो थे वो भी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद में इससे बड़ा जोश आता, आपको भी अगर लगातार बुलाया जाए तो आप में भी जोश आता, कितना ही कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, तो उससे क्या है मर मिटने में तैयार हो जाते थे। और उसके बाद में अपने देश के राष्ट्र के लिए उन्होंने जय हिंद का नारा बहुत जबरदस्त ताकत से दिया। और उसके बाद में दिल्ली चलो का इसलिए था कि वो कोहिमा से और दिल्ली चलना चाहते थे, उन्होंने कहा दिल्ली चलो। और इस तरह से उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। और अगर आज भी वो उसके बाद में होते तो आप कल्पना कर सकते, वो चाहते थे तुरंत जो है अंग्रेजों को भगाया जाए और अपने देश को आजाद कराया जाए। अल्टीमेटली 1947 में आजाद तो हो गया, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो कल्पना इतना जल्दी करने की नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने देखा था जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, हथियारों के साथ स्ट्रगल नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, ये देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, सभी विद्यार्थी बोलेंगे, जय हिंद मैं बोलूंगा, आप जय हिंद का नारा लगाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।